नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कोड विद सैयद में स्वागत है। तो आज मैं जो आपके सामने कोर्स लेके आया हूँ जावा रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। आई होप कि आप जावा रिएक्टिव प्रोग्रामिंग को लर्न करने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो व्हाट इज़ रिएक्टिव प्रोग्रामिंग? व्हाई शुड आई लर्न दिस? और यह ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किस प्रकार अलग है? आपके मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सही जगह आए हैं। इस कोर्स में मैं आपको उन सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस कोर्स के अंत तक आप जावा रिएक्टिव प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। प्लीज़ एक बात नोट करें कि जो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, ये दिखने में सेम लगते हैं लेकिन ये सेम नहीं है। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, रिएक्टिव माइक्रो सर्विसेज एंड रिएक्टिव सिस्टम। इस कोर्स की एंड में मैं इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, बट आप इस कोर्स में ऑटोमेटिक सीख जाओगे कि ये सेम क्यों नहीं है। तो गाइस, ये कोई सिंगल कोर्स नहीं है, ये बंच ऑफ कोर्स है, रिएक्टिव कोर्स सीरीज। तो इस कोर्स सीरीज में मैं 4 कोर्स लेके आया हूँ। तो ये जो फर्स्ट है, कोर्स 1 जावा रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। इस फर्स्ट कोर्स में जो है, आप जावा रिएक्टिव प्रोग्रामिंग का इन आउट सीख जाओगे पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कोर्स है, स्प्रिंग वेब फ्लेक्स वेब रिएक्टिव। इस सेकंड कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप जो है ये जावा रिएक्टिव प्रोग्रामिंग का यूज़ करके आपको जावा रिएक्टिव माइक्रो वेब सर्विसेज कैसे बनानी है, ये कोर्स सेकंड में मैं लेके आऊँगा। और कोर्स थर्ड, आर सॉकेट रिएक्टिव सॉकेट, ठीक है। ये जो होता है, जो हम जावा रिएक्टिव प्रोग्रामिंग को यूज़ करके रिएक्टिव माइक्रो सर्विस बनाएंगे। मान लो एक तो सर्विस नहीं होगी, मल्टीपल सर्विस होंगी, उनको इंटर कम्युनिकेशन कैसे करेंगे वो आर सॉकेट की मदद से करेंगे, वो मैं आपको कोर्स 3 में लेके आऊँगा, ठीक है। उसके बाद कोर्स फोर्थ में जो रिएक्टिव माइक्रो सर्विस बन गई, अब उनको जो है आपको स्केलेबल परफॉर्मेबल कैसे करना है रेडिस का यूज़ करके, वो मैं कोर्स 4 में लेके आऊँगा। तो गाइस, ये इस कोर्स 1 का पार्ट 1 है, इसके काफ़ी सारे पार्ट आएंगे। तो गाइस, कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का थोड़ा वॉक थ्रू कर लेते हैं कि करंट में हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, और जब हम रिएक्टिव यूज़ करेंगे तो वो उससे कैसे अलग होगी। तो गाइज़, हमारे पास जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन होती थी ना, उस डिज़ाइन में या उस फ्रेमवर्क में हमारे पास कोई ऐप सर्वर या फिर कोई वेब सर्वर होता था। तो गाइज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्वर है, और सर्वर क्या रखता है, सर्वर थ्रेड्स ऑफ पूल बना के रखता है। एक समझ लो कि काफ़ी सारी थ्रेड्स रखता है, ठीक है। जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आएगी, सर्वर क्या करेगा, एक थ्रेड उठाएगा और उस रिक्वेस्ट को असाइन कर देगा, और वो जो थ्रेड होगी उस काम को करके फिनिश करके और वापस अपने थ्रेड पूल में आ जाएगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये बहुत अच्छे से काम करता है सब कुछ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इसमें हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए सेकंड थ्रेड आई, ठीक है। सेकंड थ्रेड ने क्या कहा, है सर्वर, मेरे को डेटाबेस से डेटा चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, सेकंड थ्रेड ने, इसने सर्वर ने क्या किया, एक थ्रेड निकाली थ्रेड पूल से और उस टास्क को असाइन कर दी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो डेटाबेस से क्वेरी मारने गई, कुछ डेटा बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से उसको कुछ टाइम लग गया। तो उस केस में क्या है, वो थ्रेड ब्लॉक हो गई, ठीक है। ब्लॉक हो गई, वो वेट कर दिया जब तक कि डेटाबेस से डेटा नहीं आएगा, और वो यूज़र भी वेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आई ऑपरेशन हो गया। और हर एक एप्लीकेशन में मैक्सिमम रियल टाइम में क्या होता है, आई ऑपरेशन ही होते हैं, क्योंकि बिना आई ऑपरेशन के तो कोई एप्लीकेशन होगी नहीं। या तो आप डेटाबेस से डेटा लोगे या किसी थर्ड सर्विस से कुछ और डेटा लोगे, ठीक है। तो आई ऑपरेशन जो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है, थ्रेड जो है वो वेट कर रही होती है। तो गाइस, चलो मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक एप्लीकेशन है, और इसमें हमारे पास ये एक वेब सर्वर है। तो हम इस वेब सर्वर को 500 कनकरेंट रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं, और हम मान के चलते हैं कि एक रिक्वेस्ट को 1 MB डेटा की नीड होती है। तो अगर हम इसको 500 कनकरेंट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये थ्रेड पूल से 500 थ्रेड निकालेगा और उन थ्रेड को असाइन कर देगा। तो जैसे ही उन टास्क को वो 500 थ्रेड असाइन करी, तो 1 GB में से 500 MB जो रैम है उन थ्रेड के पास चली गई, और वो वेट कर रही है डेटाबेस से डेटा के आने का। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 1 GB रैम में से 500 MB रैम उन थ्रेड्स के पास है, और जो वेट कर रही है, अननेसेसरी रिसोर्स का वेस्टेज है।
अब तो माइक्रो सर्विस का युग है भाई, मॉडर्न माइक्रो आर्किटेक्चर है। अब कोई सिंगल सर्विस थोड़ी ना होगी जैसे ये सिंगल है। अब तो मल्टीपल सर्विस होंगी जो आपस में टॉक करेंगी, जो आपस में कम्युनिकेशन करेंगी। तो जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो आप, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो सर्विस हैं, सर्विस ए, सर्विस बी। तो इसमें क्या है, यूज़र बोलता है सर्विस ए को, हे सर्विस मेरे को डेटाबेस से डेटा चाहिए, और सर्विस ए बोलती है मेरे पास तो डेटाबेस है नहीं। तो सर्विस ए सर्विस बी को बोलती है, सर्विस बी मेरे को इस यूज़र नेम के बेस पे यूज़र आईडी चाहिए, और सर्विस बी डेटाबेस को क्वेरी करती है। तो इस केस में क्या है, इस केस में सर्विस बी ही ब्लॉक नहीं है, सर्विस ए भी ब्लॉक हो गई, क्योंकि सर्विस ए सर्विस बी पे डिपेंड करती है। तो ये क्या है, आई ऑपरेशन हो गए। और आई ऑपरेशन जो होते हैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, सिंक्रोनस ब्लॉकिंग वे एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, सिंक में कर दिया और ब्लॉक कर दिया थ्रेड्स को। और हम इस कोड के आदी हो चुके हैं, हम ये कोड लिखते हैं। तो ये ट्रेडिशनल थ्रेड पर रिक्वेस्ट मॉडल है, जो कि एक स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब मैक्सिमम कनकरेंट रिक्वेस्ट ही प्रोसेस कर सकती हैं, मैक्सिमम। जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो, ये मल्टीपल, ये रिक्वेस्ट इस पे डिपेंड है, ये रिक्वेस्ट इस पे डिपेंड है, और सबको कहाँ से डेटा चाहिए, डेटाबेस से डेटा चाहिए। तो हम इसके सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, आजकल तो भाई क्लाउड का ज़माना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, मोर सर्वर ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, स्केल अप और स्केल डाउन यूज़ कर लेंगे। लेकिन ये एफिशिएंट वे नहीं है रिसोर्स को यूटिलाइज करने का। हमें कुछ बेहतर चाहिए, इससे कुछ बेहतर चाहिए। चलो अब बात करते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो होती है एसिंक्रोनस प्रोसीजर कॉल पे बेस्ड होती है। एसिंक कॉल होता है उसमें, उसमें एक इवेंट होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये एक इवेंट है, ये इवेंट इस क्यू से टास्क को उठाएगा, और जो भी कोई टास्क आएगा इस क्यू में ऐड हो जाएगा। अगर कोई ऐसा टास्क आ गया है जिस पे कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किसी दूसरी सर्विस से डेटा लेना है, तो ये जो इवेंट है वो जो डेटा लेके आएगा उसके लिए वेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, कोई दूसरा टास्क उठा लेगा इस क्यू से और उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। और जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो ओएस इसको कंफर्म करता है कि वो टास्क कंप्लीट हो गया, और उसको एग्जीक्यूट कर दो। हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक सूडो कोड है, और इस सूडो कोड में यूज़र नेम के बेस पे यूज़र आईडी निकालनी है डाटाबेस से, उसको कंसोल पे प्रिंट कराना है। तो अब ये क्या करेगा, इवेंट लूप इससे इस टास्क को उठाएगा और डेटाबेस में क्वेरी मार देगा, और ये इसका वेट नहीं करेगा आने का। ये इवेंट लूप इस क्यू से दूसरा टास्क उठा लेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जब रिस्पॉन्स इसको मिल जाएगा तो थ्रेड स्टूलर इवेंट लूप को कॉल बैक कर देगा कि आपको वो टास्क कंप्लीट हो गया और उसको एग्जीक्यूट कर दो। अब तब ये क्या करेगा, कंसोल पर यूजर आईडी को प्रिंट करा देगा। लुक्स लाइक ग्रेट आइडिया। बट अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखें, अगर हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट हो तो उस केस में क्या होगा। फॉर एग्जांपल, हमें क्या करना है, एक रिक्वेस्ट आई, ठीक है, उसने कहा कि यूज़र नेम के बेस पे यूज़र आईडी चाहिए, उस यूज़र आईडी के बेस पे मेरे को एक ऑर्डर क्रिएट करना है, और उस ऑर्डर क्रिएट करने हैं मेरे को प्रिंट करने हैं, ठीक है, और वो प्रिंट किसी एड्रेस पे सेंड करने हैं, उसके बाद सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। अगर ऐसा कोड होगा तो ऐसे कोड में क्या होगा, ये एक कॉल बैक पे कॉल बैक, कॉल बैक पे कॉल बैक, यानी किसने इसको कॉल की, इसने इसको कॉल की, इसने इसको कॉल की, में कॉल बैक पे कॉल बैक, कॉल बैक पे कॉल बैक। ऐसे कोड को रीड करना और मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। हमें कुछ इससे भी बेहतर चाहिए। यह नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है जावास्क्रिप्ट या नोड जेएस किसी भी एप्लीकेशन के अच्छा नहीं है। इसको हम जावा में भी कर सकते हैं, बट ये किसी भी एप्लीकेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इन तीनों के बारे में एंड में बताऊंगा, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, रिएक्टिव माइक्रो सर्विस, रिएक्टिव सिस्टम। रिएक्टिव प्रोग्रामिंग को यूज़ करके हम क्या करते हैं, रिएक्टिव माइक्रो सर्विस बनाते हैं, और नंबर ऑफ माइक्रो सर्विस, रिएक्टिव माइक्रो सर्विस को यूज़ के हम रिएक्टिव सिस्टम या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए अलग है क्योंकि रिएक्टिव प्रोग्रामिंग एक अलग चीज़ होगी, क्योंकि रिएक्टिव प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हम रिएक्टिव माइक्रो सर्विस बनाएंगे, और रिएक्टिव नंबर ऑफ माइक्रो सर्विस को मिला के कोई भी सिस्टम बनता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है। इसलिए तीनों चीज़ें डिफरेंस है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और
कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसके बाद मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।